चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ लीगल एंड अदर अफेयर्स। तो इसको ख़त्म करते हैं। लीगल एंड अदर अफेयर्स में सबसे पहले जो है अपन ने जब डिस्कस किया था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहला डिस्कशन था अपना। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम हाई कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनके डिसीजंस जो है अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी है इंडिया की, ये आप जानते हो। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट और द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। मतलब अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है, अपील का मतलब क्या होता है कि आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई गुहार लगाना चाहते हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल चांस मिलता है अपील फाइल करने का। वैसे तो अपील का प्रोसेस लोअर कोर्ट से चलते चलते हायर तक पहुंचता है, बट सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट स्टेप। उसके बाद आप कहीं और अपील्स फाइल नहीं कर सकते। बहुत ही सीवियर केसेस अगर हो जिसमें मर्सी प्ली की ज़रूरत होती है तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। वो चाहे तो ऑलरेडी दिए गए डिसीशंस को जुडिशियली रिव्यू भी कर सकता है, लोअर कोर्ट्स के डिसीशंस को भी रिव्यू कर सकता है। इंडिया इज़ ए फेडरल स्टेट, आप जानते हो कि पावर डिवाइडेड है, तो फेडरल स्टेट है। हैज़ अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विच हैज़ अ 3 टियर स्ट्रक्चर। 3 टियर का स्ट्रक्चर है, सुप्रीम सबसे ऊपर, हाई कोर्ट बीच में और सबऑर्डिनेट सबसे नीचे। ठीक है। सबऑर्डिनेट के साथ साथ बाकी जुडिशियल बॉडीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं टिपिकली। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, आर्टिकल्स 124 से 147 जो है ये हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर। क्या होते हैं हिनस क्राइम्स? बताओ, सोचो। सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी होती है उनको बोला जाता है हीनियस क्राइम्स। ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनका डिसीजन मतलब फाइनल डिसीजन। ठीक है। फिर हम आते हैं हाई कोर्ट्स पे। आपने अभी अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स बॉडी है, यानी सबसे ऊपर है। हाई कोर्ट क्या है? इट इज़ अ सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट। जैसे इंडिया की टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी हो गई सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही स्टेट की टॉप मोस्ट बॉडी हो जाएगी हाई कोर्ट। एमपी का हाई कोर्ट Jabalpur. So according to Article 214, each state of India shall have a high court. It is the final interpreter of the constitution. अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि हाई कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डाउट है तो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे उसको इंटरप्रेट कराने के लिए कि हमें बताइए कि इसमें क्या लिखा है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अपनी जो है बोलते हैं ना कि आपकी राइट्स हैं, वो आपकी राइट्स आपको नहीं मिली, अगर आप अपनी राइट्स लेना चाहते हो तो आप क्या करते हो? उसके लिए रिट्स फाइल करते हो। ठीक है। रिट्स आप हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हो। ठीक है। बट जनरली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपको आपकी फंडामेंटल राइट नहीं मिली है, विच इज़ द बेसिक राइट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। ओके। अब क्या लिखा है? आर्टिकल 215 एंड 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब पर मुझे ये बताओ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? यस। सो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे नहीं करी या उनके इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन किया। ठीक है। Every high court shall consist of a chief justice and such other judges as the president may appoint. Following 25 high courts are there in India. 3 are having control over more than one state. Delhi is the only union territory जिसका खुद का एक high court है।
ठीक है। सो देर आर 25 हाई कोर्ट्स, जबकि हमारे यहाँ स्टेट्स कितने हैं, 28 या 29, और हमारे पास हाई कोर्ट्स कितने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो हाई कोर्ट को शेयर कर रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, चंडीगढ़ भी उसी में ही आता है, और किसका नाम नहीं दिख रहा तुम्हें इधर, और गोवा भी नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट शेयर करता है वो, ठीक है। सो there are yes, Kerala also, yes. So particularly there are 25 high courts and Delhi is the only union territory जिसके पास एक खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बट नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने शुरू से क्या क्या किया। हमने पहले डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी है इंडिया के अंदर। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है तो आप कर सकते हो, इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, और उसके ऊपर आप कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकते। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, शुरुआत हुई थी 7+1 यानी 7 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस। अब जो है अमेंड होके इट हैज़ इंक्रीज टू 34 यानी 33+1, और पहले ये 31 था, 2019 में इसको 34 किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है इसको पावर दी है कि पर्टिकुलरली ये इंडिपेंडेंट रह सकता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सकता है। अगर हम इनके जजेस की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनके जजेस को इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट करता है, इन कंसल्टेशन विद द अदर जजेस, ठीक है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है उसी को ही सीजेआई बनाया जाता है, यस। फिर हम हाई कोर्ट पे आए। हाई कोर्ट पे हमने ये देखा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिया में टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी है, वैसे ही हाई कोर्ट स्टेट में टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। सो लाइक सुप्रीम कोर्ट इज़ टू इंडिया, द हाई कोर्ट इज़ टू अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। पर्टिकुलरली अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो हाई कोर्ट्स में इट इज़ कॉल्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 25 हाई कोर्ट्स हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पे। अब ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, नहीं, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स आर कॉल्ड एज द क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं हम उनको, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, मतलब जुडिशरी नहीं है लेकिन जुडिशरी जैसी है। सो दे आर कॉल्ड एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं पावर्स दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडिया में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ही एग्जिस्ट करता है। हर एक्ट में जब आप पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव में जाके आप बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हो, उन सारे एक्ट्स में आपको कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 से, एंड इसने एक नया चैप्टर खोल दिया उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ही आया कि भाई अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो और अगर आपको टर्म्स ऑफ सर्विस में कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप ऑफिस में हो, आप जहां अपॉइंटेड हो, अगर आपको वहां कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। 2 टाइप के ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, एक था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। 323A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 323A, उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया ये एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया गया है। सो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, कि आपको किस तरीके से रिक्रूट किया गया, आपके कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या क्या हैं। सो पर्टिकुलरली वो सारी चीज़ों में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसकी डिविजनल बेंचेस होती हैं, कोर्ट्स की भी बेंचेस होती है, जानते हो, कोर्ट्स की भी बेंचेस होती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, वो अलग अलग जगहों पे उठ के तो जा नहीं सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, बेंचेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
आई एम नॉट रियली श्योर, बट हाई कोर्ट की भी बेंचेस होती है, जैसे भोपाल में है हाई कोर्ट की बेंच, ठीक है, इंदौर में भी है। भाई आप उठ के बार बार जबलपुर तो जाओगे नहीं, आपको अगर अपनी सिटी में कुछ हो गया, तुम्हारे साथ हादसा हो गया, तो तुम केस तो हाई कोर्ट में ही फाइल करने वाले हो। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हाई में जाओगे। तो हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो मौजूद रहती हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शैल लाई बिफोर द डिविजनल बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। हर हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बेंच भी है। द गवर्नमेंट कैन प्रेजेंट इट्स केस थ्रू इट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स और लीगल प्रोसीजर्स प्रैक्टिशनर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिब्यूनल इज टू प्रोवाइड फॉर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द लिटिगेंट्स। भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने टर्म्स ऑफ सर्विस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आपको बहुत ही स्पीडी तरीके से रिकवर करके दे सकते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के ट्रिब्यूनल्स, जैसा कि मैंने कहा था, CAT और SAT, यानी सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। तो CAT एंड SAT। CAT कब सेटअप हुआ? 1 नवंबर 1985, और 17 बेंचेस हैं, 21 सर्किट बेंचेस हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और तुमने अटेम्प्ट किया? Government of India has notified about 214 organizations under Section 14(2) of the Administrative Tribunals Act to bring them within the jurisdiction of the Central Administrative Tribunal. Now, principal bench is dealing with the matters of government of National Capital Territory of Delhi. भाई दिल्ली के मैटर्स सबसे ज़्यादा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील करता है। क्यों करता है? बिकॉज दिल्ली इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ स्टेट, ठीक है। तो उसके जितने भी मैटर्स हैं वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास ही जाएंगे। ओके, क्लियर है? आइए अब हम पढ़ते हैं NCLT, आपका सबसे फेवरेबल बॉडी, जो आपने काफ़ी बार पढ़ा है, कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये भी एक ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है क्या? ट्रिब्यूनल है। किस टाइप की बॉडी है? अभी वर्ड बोला था मैं, यस, क्वासी जुडिशियल बॉडी। NCLT सेटअप हुई थी अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। इन द फर्स्ट फेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज सेट अप 11 बेंचेस, 11 बेंचेस हैं, एंड 1 प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली, मतलब 11 एंड 1 प्रिंसिपल, ठीक है। सॉरी 1 मतलब 10 + 1, ठीक है। सो 1 प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली एंड 10 बेंचेस एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। क्या आपकी सिटी है इधर? नहीं। इसका मतलब क्या है? कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कहाँ है इंदौर? मुझे तो नहीं दिख रहा। Benches will be headed by the president and 16 judicial and 9 technical members हैं। benches नहीं है, members मौजूद हैं at different locations। NCLT bench at अमरावती, कटक, इंदौर, जयपुर, कोची has also set up under the government। Presently Chief Justice Ramalingam Sudhakar is the president of the NCLT, ठीक है, ये याद रखिएगा, important है। फिर आता है अपेलेट ट्रिब्यूनल। भाई जहाँ मेन ट्रिब्यूनल बना है वहाँ पे अपेलेट भी बनेगा। क्या इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल्स हैं? यस, अपेलेट ट्रिब्यूनल है, कमिश्नर्स हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, बहुत सारे बॉडीज़ हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT के अगेंस्ट आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप NCLAT के पास जा सकते हो। क्या NCLAT आपसे CCI के ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील सुनेगा? यस। IBC के अगेंस्ट? यस, मतलब IBBI जो अपन ने पढ़ा था उसके अगेंस्ट सुन लेगा? यस। सो against the orders passed by the NCLT under section 61 of the insolvency and the bankruptcy code, यानी IBC के orders के against भी आप अपील फाइल कर सकते हो।
For hearing the appeal against the order passed by the IBBI under section 202 and 211 of the IBC, आपको section numbers याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एन फ्लैट कौन से सेक्शन में आया. जैसे वो 408 में आया था, ये 410, ये वाले सेक्शंस पता होने चाहिए. आईबीसी के और कंपटीशन कमीशन के उतना ज़रूरी नहीं है किस सेक्शन में आपके कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स आ रहे हैं, किस आर्टिकल्स में आ रहे हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है. देन for hearing the appeal against the orders passed by the IBC under section 202, 211 of the IBC against any direction that is issued or decision made or an order passed by the Competition Commission of India. तो CCI के अगेंस्ट भी ये अपील्स सुन सकता है एंड इट इज़ ये पावर इसको बेसिकली दी गई सेक्शन 172 में ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017. सो 26 मई 2017 ऑनवर्ड्स ये CCI के ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील सुन सकता है. उससे पहले क्या होता था कि CCI के पास अपना एक ट्रिब्यूनल था जिसको हम CAT बोलते थे, कैट. अभी आपने जो कैट पढ़ा दैट वाज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, लेकिन कंपटीशन एक्ट में भी एक कैट था जिसका नाम था कॉम्पिटिशन अपेलेट ट्रिब्यूनल, और वो हट गया जब से NCLT पावर में आया, एनफ्लैट जब से पावर में आया है. ठीक है. उसके बाद नाफरा के अगेंस्ट आपको अगर कोई बात मतलब अपील फाइल करनी है, नाफरा क्या है? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, याद रखिएगा फुल फॉर्म. NFRA के अगेंस्ट भी अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है तो विद इफेक्ट फ्रॉम 7 मई 2018 यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द NFRA. ठीक है. ऑनरेबल जस्टिस श्री अशोक भूषण इज द चेयरपर्सन ऑफ एनफ्लैट. अब हम आने वाले हैं पर्टिकुलरली डिसीशंस के ऊपर. और सबसे पहला डिसीजन है अपना इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के ऊपर. क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? यस. क्या है? इट इज गोइंग, द मनी इज गोइंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज. The screen is clear. I can see in the tab myself. It is appearing clear. Please check your internet connection in case if there is a problem with the screen. Okay. So electoral bonds की जो स्कीम है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Now this in the case Association for Democratic Reforms versus Union of India and others, इसमें क्या हुआ कि 14 फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ रूलिंग्स निकाल दी इस स्कीम के अगेंस्ट. क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि जो आपकी स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम आई आपने निकाली दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ स्ट्रक डाउन. भाई हम इस स्कीम को स्ट्रक डाउन करते हैं. फॉलोइंग प्रोविजंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर स्ट्रक डाउन. दैट इज़ प्रोविजो टू सेक्शन 29C of the Representation of People Act, 182(3) of the Companies Act, 13AB of the Income Tax Act as amended by the Finance Act 2017. The deletion of provision to section 182(1) of the Companies Act. क्या आपको याद है कि कल अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत सारे पुराने रूल्स रेगुलेशंस रिमूव कर दिए, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जब तक तुम CS बनोगे तब तक पूरा स्मूथ हो जाएगा. ये देखो 182 वाले में जो प्रोविजो था वो उन्होंने डिलीट कर दिया. 182 जो सेक्शन था दैट वाज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज़. सो पर्टिकुलरली उसका जो प्रोविजो है उसको उन्होंने डिलीट किया है. एंड अनलिमिटेड इसमें ये था कि सेक्शन बोलता था कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. एज अ कंपनी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. अब सोचो कि अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को देगी तो उसका क्या हाल होने वाला है, हाँ या नहीं? Then 31(3) of the RBI Act 1934 and its explanation introduced by the Finance Act are unconstitutional and are struck down. SBI का भी बहुत लफड़ा हुआ था इस चक्कर में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया कि भाई आप SBI से डिटेल्स कलेक्ट करो
कि कौन सी कंपनीज़ ने कितना कितना डोनेशन या कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर तुम्हें याद हो, पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट रिलीज़ हो गई थी जिसमें उन्होंने बता दिया था कि किस कंपनी ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। एंड पार्टी बैंकर्स अबाउट द डोनर्स एंड द परचेजेस ऑफ द बॉन्ड्स एंड द अमाउंट डोनेटेड। सिंस द स्कीम इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नो न्यू बॉन्ड्स कैन बी इशूड। क्योंकि अब स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है, आप कोई भी नए बॉन्ड्स इस स्कीम में इशू नहीं कर सकते। और अगर कोई बॉन्ड्स ऐसे हैं जो डोनर या परचेज़र के पास हैं, तो उनको बोला गया कि आप वो बॉन्ड्स अपने ऑथराइज बैंक को वापस दे दो ताकि आपको रिफंड मिल सके अपने अमाउंट का, ठीक है। इफ़ द बॉन्ड्स आर विद द पॉलिटिकल पार्टी, द पार्टी मस्ट रिटर्न देम टू द इशूइंग बैंक। सो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम हम क्यों लेके आए थे बेसिकली, मतलब हम नहीं, गवर्नमेंट लेके आई थी। डायरेक्टली जब वो डोनेशंस ले रहे थे लोगों से तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, अलाउ नहीं करता वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि डोनेशन अलाउ नहीं करता, इन्वेस्टमेंट तो अलाउ करेगा। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का तरीका निकाल के बॉन्ड्स निकाल दिए कि लाओ भाई अब तुम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दो। ये डोनेशन नहीं है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। और पर्टिकुलरली कोर्ट को पता चल गया कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो किस टाइप के हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर बारी आती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, और ये जो केस हुआ दैट वाज विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट विच लेड टू द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द शेयर प्राइसेस ऑफ द अदानी ग्रुप। आपको मालूम होगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है। अपन ने डिस्कस भी किया था डिटेल में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिसकी वजह से, जो ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आती है, और ऐसी चीज़ों की वजह से, अफवाहों की वजह से उसका जो शेयर प्राइस है वो टिपिकली गिर गया और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा इन्वेस्टर्स को। तुम जानते हो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो पैनिक सेलिंग हुआ था अदानी ग्रुप का। पैनिक सेलिंग का मतलब होता है कि जैसे ही इन्वेस्टर्स को भनक लग जाती है कि कुछ गड़बड़ है, वो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। और जब पैनिक सेलिंग होती है मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल होने लगता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। द मेन पॉइंट्स, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? द कोर्ट्स पावर टू इंटरफेयर इन सेबीज रेगुलेटरी पॉलिसीज इज़ लिमिटेड, कि भाई कोर्ट सेबी की पॉलिसीज़ में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं दे सकता बिकॉज सेबी भी एक इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड सेबी रेगुलेशंस डू नॉट वायलेट एनी लॉज एंड राइट्स। सेबी को बोला गया कि आप इतना चेक करो कि आपने कोई कानून को वायलेट तो नहीं किया, ठीक है। सेबी के अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, LODR जानते होगे तुम पढ़ोगे, मतलब अभी तुम आ जाओगे तो सेबी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें बहुत रूल्स लिखे होते हैं कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। तो इनको बोला गया कि आप बस ये चेक कर लो कि कंपनी ने कोई लॉज या राइट्स को वायलेट तो नहीं किया। और सेबी को भी बोला गया कि आप पर्सनल लेवल पे अपनी लॉ अबाइडेंस को भी चेक करो, ठीक है। सेबी हैज़ कंप्लीटेड 22 आउट ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशंस, 24 इन्वेस्टिगेशंस बोले गए थे जिसमें से 22 कंप्लीट उन्होंने कर दिए। एंड इज डायरेक्टेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग 2 विद इन 3 मंथ्स। अब तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसफ़र द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सेबी टू अनदर एजेंसी सच एज SIT और CBI, ठीक है। मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये केस देने की ज़रूरत नहीं है, सेबी खुद ही सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर लेगा। हाँ, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी दैट वाज पर्टिकुलरली एन आउटसाइडर रिपोर्ट, एंड पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस रिपोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो उनको कॉग्निजेंस तो लेना पड़ेगा बिकॉज इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। द कोर्ट रिजेक्टेड द पेटिशनर्स क्लेम बेस्ड ऑन द थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स एंड एलिगेशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोगों ने एलिगेट किया, एलिगेशन लगाया कि भाई क्लेम्स फाइल करे कि अदानी ग्रुप विंडो ड्रेसिंग करता है, शेयर्स की करेक्ट वैल्यू नहीं है, इन्फ्लेटेड शेयर्स हैं। तो इन सब चीज़ों पे सेबी को बोला गया कि आप पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके हमको दो, ठीक है। तो और जब निकला सब कुछ सामने तो पता चला कि हिंडनबर्ग में जो लिखा था वो सच नहीं है। So the court rejected the petitioner's claims. The union government and SEBI should consider the recommendations of the expert committee to improve the regulatory framework. SEBI and other agencies should investigate whether Hindenburg's research actions which led to losses violated any laws. कि भाई वो किसी कानून के अधीन तो नहीं है,
ओके। देन क्लाइमेट क्राइसिस इम्पैक्ट सिटीजन्स राइट टू लाइफ। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी राइट टू लाइफ अफेक्ट होती है? सर्दी कितनी ज़्यादा है, गर्मी कितनी ज़्यादा है, मौसम चेंज हो जाता है तो तुम बीमार हो जाते हो, एनवायरनमेंट में प्योरिटी नहीं है, बाहर जाके तुम खुल के सांस नहीं ले सकते हो क्या? बहुत डस्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है क्या? आज सुबह ही न्यूज़ में आ रहा था कि किसी ने मध्य प्रदेश के पास ही, मध्य प्रदेश में ही बेसिकली 4 जो काले हिरन होते हैं ना, काले हिरन, हाँ वो 4, हाँ ब्लैक बक, उसको गोली मार दी 4 हिरनों को। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई को इंस्टिगेट करने के लिए ये किया गया है। तो अब उसमें बेचारे हिरनों की क्या गलती, कुछ उनकी गलती थी? तो क्रूल्टी जो है एनिमल्स की तरफ क्या जा रही है या बढ़ रही है? क्या इंसान और निर्दयी, निर्लज्ज होता जा रहा है और क्रूर होता जा रहा है? तो पर्टिकुलरली ना एनिमल्स प्रोटेक्टेड है, ना एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है। सो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है। मैं सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा इसमें, कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला, उन्होंने कहा विदाउट अ क्लीन एनवायरनमेंट विच इज स्टेबल एंड अनइम्पैक्टेड बाय द वेगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, द राइट टू लाइफ इज़ नॉट फुली रियलाइज्ड। इमेजिन कि अगर ऐसा क्लाइमेट होता कि तुमको एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत नहीं है, प्लेजेंट, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, सर्दी ज़ुकाम का नामो निशान नहीं है आसपास। हाँ, आई थिंक यशवंत है शायद, एक बार चेक कर लेना फिर। यशवंत शायद नहीं है, कुछ और होगा, एक बार चेक कर लेना। सो बेसिकली अगर सर्दी ज़ुकाम बुखार नहीं होता, एनिमल्स और ह्यूमंस पीसफुली रहते, तो तुम्हें मज़ा आता? यशवंत जी, तुम्हें मज़ा आता? पर फिर तुम बोलते कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। अब हम आते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। भाई कश्मीर पार्ट हो गया इंडिया का, वैसे तो पहले भी था, लेकिन स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है एंड दैट इज़ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं बनता, आप प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को एक तो चैलेंज नहीं कर सकते, प्लस आपने जो चैलेंज किया है वो उसमें कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्डर पास किया वो गलत इंटेंशन से पास किया गया। टिपिकली चैलेंज ये किया गया था कि जो ऑर्डर्स पास किया है इंडिया ने सेल्फिश तरीके से पास किया, और गवर्नमेंट का कहना था कि भाई अपनी ही टेरिटरी लेने में कौन सी सेल्फिशनेस है, ज़मीन तो हमारी है ना, है तो इंडिया का ही पार्ट। तो पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं रिगार्डिंग एब्रोगेशन ऑफ 370, दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, मैलाफाइड मतलब गलत इंटेंशन नहीं है, एंड कोई भी एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स के बाहर जाके कोई चीज़ नहीं करी। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लो, क्या लिखा है। Union Government 2019 moved to amend 370 of the Constitution. Special status to the state of Jammu and Kashmir has been taken away. 5-judge Constitution bench, which constituted by the Chief Justice of India, had reserved its verdict as many as 23 petitions in the matter on September 5 this year, and 16 days of hearing. 16 दिन चला hearing. ठीक है, द बेंच ऑल्सो कंप्राइज जस्टिस एस कॉल, ये इनके नाम याद रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। एस कॉल, संजीव खन्ना, B.R. गवाई एंड सूर्यकांत। ही इज द फ्यूचर। So D.Y. Chandrachud said that Jammu and Kashmir held no internal sovereignty after accession to India. He said that there was no prima facie case that President's 2019 orders were malified or extraneous exercise of power. ठीक है, क्लियर है। अगला जो डिसीजन था दैट वाज ऑन द बैनिंग ऑफ द नोट्स ऑफ 1000 and 500।
जो कि 2016 में हुआ, और इसके अंदर जो मेजॉरिटी आई थी दैट वाज 4:1, यानी 4 जजेस ने बोला कि ये डिसीजन सही था और एक ने बोला कि डिसीजन इतना सही नहीं है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ कोई चैलेंज करने वाली थी? विवेक नारायण शर्मा ने इसको चैलेंज किया, ठीक है। और जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का साथ देते हुए बोला कि 1500 के नोट्स जो डिमोनेटाइज हुए वो सही थे, कोई गड़बड़ उसमें नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके ये स्टेप उठाया है? बट आरबीआई से तो परमिशन ली थी और डिक्लेरेशन आरबीआई ने दिया। क्या आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया? तो वो जब चाहे बैंक नोट्स बना सकता है, जब चाहे विड्रॉ कर सकता है। जैसे उसने 2000 के नोट्स विड्रॉ कर लिए ना विड्रॉ, अब चलन में नहीं है। किसी के पास है क्या? है, एक है, और 1500 वाले पुराने। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन नोटिफिकेशन आया है उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है, इट इज़ प्रोपोर्शनेट एंड जस्टिफाइड। और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि आरबीआई डीमोनेटाइज नोट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। 58 पिटिशन्स आई थी, सारी की सारी पिटिशन्स को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अगला जो आता है दैट इज़ डॉटर्स राइट टू इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्या बेटियों की राइट है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में? यस। सो पर्टिकुलरली जो अरुणाचल गाउंडर वर्सेस पोनू स्वामी, ये केस का नाम याद रखिएगा सारे। इन्होंने जो है इस केस में पिटिशन फाइल करी कि शी इज़ अ हिंदू वुमन और उनके फादर के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके चाचा के बेटे को जा रही थी, चाचा और बेटे को जा रही थी, चाचा का जो बेटा था, क्योंकि उसके फादर का कोई और बेटा नहीं था, शी वॉज द डॉटर। तो उन्होंने ये चैलेंज किया कि प्रॉपर्टी तो मेरे फादर की है, तो मेरे चाचा को क्यों जाएगी और उनके बेटे को क्यों जाएगी जब मैं जीवित हूँ? तो इस केस के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट को भी जो है रीड किया गया, स्टडी किया गया, और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अगर फादर की डेथ होती है तो इनहेरिटेंस में बेटे और बेटी दोनों का इक्वल अधिकार होगा, अनटिल एंड अनलेस विल ना बनाई गई हो। अगर विल बनी है, मतलब परलोक सिधारने से पहले अगर किसी ने अपनी विल बना दी तो आप विल के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, लेकिन अगर विल नहीं है तो फिर दोनों बच्चों का, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों का बराबर का अधिकार होगा। हाँ या नहीं? अच्छा, अगर डॉटर विडो है तो विधवा, मतलब शादी के बाद उसका चेंज नहीं होगा फैमिली। पॉइंट वो नहीं है। मान लो अगर डॉटर मैरिड भी होती और शादी के बाद उसके पिताजी मिलती, डॉटर तो उन्हीं की है ना, पहले ही शादी हो गई, लेकिन डॉटर किसकी है? तो उनका अधिकार रहेगा इन द प्रॉपर्टी। तो उनका अधिकार अपने ससुर पक्ष की प्रॉपर्टी में भी होगा और घर की प्रॉपर्टी, मतलब खुद के फादर की प्रॉपर्टी में भी होगा, ठीक है। लड़कों का अधिकार अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी में होता है? हाँ, होता है, पक्का। चलिए, अब अपन बात करने वाले हैं आईसीएसआई के बारे में। आईसीएसआई की बॉडी मैंने आपको नेशनल बॉडीज में नहीं पढ़ाई थी, तो रीज़न बीइंग क्योंकि हम यहाँ पे इसको कवर करने वाले थे, ठीक है। तो डुअलिटी ऑफ टॉपिक्स नहीं करना था, इसीलिए हम आईसीएसआई यहाँ पे पढ़ेंगे। सो इट इज़ द प्रीमियम प्रोफेशनल बॉडी फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर बनी? CS एक्ट 1980, एंड दिस इज़ अंडर द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनी है, तो इसको इतनी ईजिली क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली ये CS के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने जुरिसडिक्शन में इसको लिया है और CS के स्टैंडर्ड्स भी सेट किए हैं। जब आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे जो CS के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
4 रीजनल ऑफिस हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। 72 चैप्टर ऑफिस हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। CCGRT है इनके पास। CCGRT का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो मुंबई में है, हैदराबाद में है और कोलकाता में। और इसके अलावा 6 ओवरसीज सेंटर भी हैं, जहाँ कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, UAE, UK एंड USA। ये इंस्टीट्यूट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मुँह ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दे रहे हो अगर उसी के बारे में नहीं पता होगा तो तुम्हारा इम्प्रेशन सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। 72,000 मेंबर्स एनरोल्ड हैं, अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स आर देयर, सो यू आर अ पार्ट ऑफ 2 lakhs। 2 लाख से 72,000 में आना है तुम्हें। येस, ऑल योर प्रोग्राम्स आर नेसेसरी, चाहे आप ODOP की बात करो, EDP की बात करो, जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपको करने पड़ेंगे। क्या नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है? येस, सो 19 जनवरी B नरसिम्हन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। धनंजय शुक्ला जी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया फॉर द ईयर 2024। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन सिंगापुर April 5 एंड 6, 2024, जिसका थीम था बिल्डिंग रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमीज। यहाँ पे लिम हुआ, जो कि एक्टिंग चेयर है इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स की काउंसिल की एंड फॉर्मर मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के, वो चेयरपर्सन थे। शी वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट एंड हिज हाईनेस डॉक्टर शिल्पा कंबोले, जो कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है सिंगापुर की तरफ से, उनको एज गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया। ओके, देन सेकेंड नेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस हुआ। विमेंस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? रोल ऑफ विमेन इन प्रोपेलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट्स, कि भाई महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है। इसकी थीम थी इंस्पायर विमेन लीडरशिप, एक्सीलरेट प्रोग्रेस, कि भाई जैसे विमेन आगे बढ़ेंगी वैसे ही प्रोग्रेस भी होगी, ठीक है। मेन से कोई लेना देना नहीं, भले ही वो कुछ भी कर ले, भले ही वो कमर तोड़ ले, लेकिन फर्स्ट ICSI इंटरनेशनल ADR सेंटर एट नोएडा, पहला सेंटर खुला है, याद रखिएगा, नोएडा में ऑन 29 फरवरी 24। ADR का फुल फॉर्म ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, ठीक है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, याद रखिएगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल या रेजोल्यूशन बोल सकते हो। तो रिड्रेसल रेजोल्यूशन, वैसे रेजोल्यूशन है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट का मतलब ये है कि आप आर्बिट्रेशन ले सकते हो, मीडिएशन ले सकते हो, कंसिलेशन ले सकते हो इन दिस ADR सेंटर। व्हाट इज आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलेशन? विमेंस के राइट, यस, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, उसे आर्बिट्रेशन बोलते हैं। मीडिएशन का मतलब होता है व्हेन यू फाइंड अ मिडल वे, ठीक है। कंसिलिएशन मतलब आप रिकंसाइल कर लो चीज़ों को एक दूसरे के साथ, भारत मिलाप, बेसिकली कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर ये ड्रामा नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। और ये नोएडा में इस्टेब्लिश हुआ है, पहला सेंटर है। ऑनरेबल जस्टिस P Sakshivam, former Chief Justice of India and former Governor of Kerala, inaugurated the ICSI International ADR Center. क्लियर है? आगे आइए। The President of India and Union Minister of Finance and Corporate Affairs graced 55th Foundation Day of the ICSI on 4th of October 23 in New Delhi. तो 55th Foundation Day, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने स्पीच दी थी, उन्होंने कहा कंपनी सेक्रेटरीज शुड सर्व द ब्रॉडर सोसाइटी, स्पेशली दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द डेवलपमेंट। भाई आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं उनको आगे लाओ। एम्फोसाइज ट्रस्टीशिप एंड सर्विस इन कॉर्पोरेट रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो भाई ऐसा है, पूरी कंपनी का जो बेस है ना वो तुम्हारे ऊपर टिका है। जिस दिन कंपनी सेक्रेटरी स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने गलतियों को नहीं ढूंढा, उस दिन MCA की बात लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि सारी की CA और CS दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन डॉक्यूमेंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम रिलाई करते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, वो CA से साइन होके आती है,
ठीक है। सीएस पूरे प्रोसीजर्स करवाता है अकाउंट्स बनने तक। सीए का काम अकाउंट्स बनाना नहीं होता। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बैलेंस शीट सीए बनाता है, हमारा काम सिर्फ उस पर ओपिनियन देना है कि भाई जो तुमने हमें दिया वो सही है या नहीं। इनफैक्ट सही भी नहीं, वो रीज़नेबल करेक्टनेस उसके अंदर है या नहीं। रीज़नेबल वर्ड, रीज़नेबल का मतलब 100% करेक्टनेस नहीं होता। भाई अकाउंट्स है, कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही, ह्यूमन एरर है। तो रीज़नेबल करेक्टनेस है या नहीं। हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो 100% थोड़ी चेक करते हैं, सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं। एग्जैक्टली एक साल अगर बैलेंस शीट बनने में लगता है तो उतना ही एक साल उसको चेक करने में लग जाएगा, ठीक है। तो सीए और सीएस दोनों, इनफैक्ट सीए में भी पिलर्स हैं, और अगर हमारी सर्विसेज में कोई फॉल्ट निकल आया तो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं, मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, उनमें दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये लोग हर इवेंट पे आके बोलते हैं कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गांधी जी तलिस्मान जो था, दैट इज़ प्रोस्पेरिटी विद ह्यूमन डिग्निटी शुड बी द गोल। एंड आपको एथिक्स इन बिजनेस को जो है इम्पोर्टेंस देनी होगी। इट इज़ मोर क्रूशल देन बिजनेस एथिक्स। तो होते ही नहीं है, उनकी खुद का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो खुद ही करते हैं। स्टूडेंट्स अगर कुछ करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, हाँ, तो वो कोर्ट्स में जा सकता है। यस, पार्लियामेंट्री बॉडी है ना, उसके अगेंस्ट आप कर सकते हो। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। फाइल किया था ना किसी ने, एक स्टूडेंट ने किया था कि आपने मेरे मार्क्स कैसे मैनिपुलेट करे, बट वो केस हार गई, क्योंकि सीएस एक्ट में लिखा हुआ है कि आईसीएसआई के पास पावर है कि वो रिजल्ट मैनिपुलेशन कर सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि एथिक्स इन बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स का डिफरेंस क्या है? एथिक्स इन बिजनेस का मतलब कि आप बिजनेस करते टाइम कितने सही हो, आप कितने ईमानदार हो, आप कितनी एथिकल पॉलिसीज़ अपनाते हो। और बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि कानून आपको कौन सी एथिकल पॉलिसीज़ दे रहा है, ठीक है। तो जो कानून के द्वारा आई, दे आर कॉल्ड एज बिजनेस एथिक्स। जो आपने अपनाई है, दे आर कॉल्ड एज एथिक्स इन बिजनेस, ठीक है। अब मैं पर्सनल एक्सपेंडिचर बुक कर रहा हूँ कंपनी अकाउंट में, अलाउड होना चाहिए। मैं डायरेक्टर हूँ, फॉरेन ट्रिप करके आया और मैंने कंपनी के अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस में बुक कर दिया पूरा, होटल, खाना, अय्याशी, सब कुछ। कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्या ये एथिकल प्रैक्टिस है? नहीं। तो एथिक्स इन बिजनेस, कानून तो कहता है, बिजनेस एथिक्स कहता है आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके खुद के एथिक्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी शुड इंश्योर दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉज आर नॉट मिसयूज्ड। आपको कोशिश करनी होगी कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आती है हमारी मोस्ट लवेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, जो कि प्याज नहीं खाती, जो कि दवाइयाँ भी नहीं लेती। सो रिमूवल ऑफ 39,000, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि 39,000 अननेसेसरी कंप्लायंसेस हटा दिए गए हैं। 1,500 आउटडेटेड लॉज रिमूव कर दिए गए। माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, मतलब आपको जेल नहीं होगी माइनर ऑफेंसेस के लिए। टैक्स रिफॉर्म्स बहुत सारे आए हैं। $230 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया गया है इन द लास्ट 3 years। एंड आईसीएसआई ने डिसीजन लिया है कि जो अग्निवीर डिफेंस पर्सोनल के बच्चे हैं उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज की जो फ़ीस है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो वेव कर दी जाएगी। अग्निवीर के जो बच्चे हैं, फौजी, अग्निवीर स्कीम है ना फौजियों के लिए। नहीं करते, नहीं करते। कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, आईसीआई में तो नहीं अलाउड है। ये लोग कास्ट का मांगते ही नहीं है। चलिए, आईसीएसआई का रोल क्या है? जितेश का कहना है टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड बाय सीतारमन।
ICSI का फुल फॉर्म ICSI का रोल क्या है? प्रोफेशनल स्किल्ड कॉर्पोरेट लॉज एंड गुड गवर्नेंस प्रोफेशनल्स बनाना, कि भाई आप जब CS बन जाओगे तो यू विल बी प्रोफेशनली वेरी स्किल्ड. अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी चेंजेस, एंड अपडेट हो जाए आपका सिलेबस ताकि उसके अंदर रिसर्च आ सके. रिसर्च का एस्पेक्ट अब शुरू हुआ है आपके सिलेबस में इन द 2022 सिलेबस जो आप पढ़ने वाले हो आगे. ठीक है, तुम्हारे पास 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, मतलब तुम 2 सब्जेक्ट्स में चॉइस ले सकते हो. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सब्जेक्ट है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी का सब्जेक्ट है, कि आप किस एरिया में जाना चाहते हो, प्रोफेशनल सब पढ़ाते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स कॉन्फ्रेंस, पहली कॉर्पोरेट टैक्स कॉन्फ्रेंस हुई दुबई UAE में ऑन 3 June 23. थीम था इसका UAE कॉर्पोरेट टैक्स ए न्यू पैराडिम टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस. के कालीमुथु कॉन्जूल जो इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्सुलेट जनरल है इंडिया के दुबई के अंदर, उन्होंने आज चीफ गेस्ट इसको ज्वाइन किया. डॉक्टर राम बक्सानी चेयरमैन ITL कॉस्मोस ग्रुप दुबई एंड मिस्टर सुरेश कुमार चेयरमैन IBPC दुबई वर द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर. 3 थीम बेस्ड पैनल डिस्कशंस दैट एक्सप्लोर प्रोसेसेस. क्या है थीम बेस्ड पैनल डिस्कशंस? तो किक स्टार्टिंग अ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, ठीक है, अलाइनिंग कॉर्पोरेट कल्चर विद न्यू टैक्स लॉज एंड रोल ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल्स. आपके लिए दुबई में भी स्कोप है. ऑफिस तो है ही, लेकिन दुबई में अभी भी वैट चलता है, ठीक है. वो लोग भी एक टाइम पे सिंगल एंट्री टैक्स पे आ जाएंगे, सिंगल पॉइंट, जैसे अपने यहाँ GST हो गया, सिंगल पॉइंट टैक्स लगता है, वैट लगता है. नहीं, इनकम टैक्स भी है, आई गेस है. तो पर्टिकुलरली दुबई के लॉज को कैसे अलाइन करना है ये ज्ञान भी इंडियंस दे रहे हैं. तो पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम दुबई में भी कर सकते हो. GST अच्छा है. अभी तो तुम देखो और स्ट्रिक्ट होने वाला है जनवरी से. अभी क्या होता था कि आप हाथ से फिगर्स मैनिपुलेट कर सकते हो रिटर्न के अंदर जाके. अब वो जनवरी से जैसा सिस्टम पे आया है वो वैसा ही रहेगा. यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. यस, आपको अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो जब आप नेक्स्ट GSTR 1 फाइल करोगे उसमें आप चेंज करो, वो ऑटोमेटिक चेंज आपका 3D में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप 3D में हाथ से नहीं चेंज कर सकते, अब आपको 1 के थ्रू ही चेंज करना पड़ेगा. अब वो और स्ट्रिक्ट होने वाला है, तो जो गलतियाँ करते थे लोग उनका स्कोप ख़त्म होने वाला है. ICSI NISM जॉइंट सर्टिफिकेशन ऑन कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट कंप्लायंसेस. NISM का ये कोर्स है ICSI के साथ. तो ये कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट कंप्लायंसेस के ऊपर कोर्स है. जब आप CC क्लियर कर लोगे एग्जीक्यूटिव में आप ये कोर्स भी कर सकते हो. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट है NISM, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको SEBI ने फॉर्म किया है. इस कोर्स का बेसिक एम ये है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट. ओके, नेक्स्ट वी हैव अपडेट्स ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सबसे पहले UNEA रेजोल्यूशन है ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. UNEA का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली. उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमें प्रमोट करनी है. सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब होता है ऐसी लाइफस्टाइल जो जुडिशियस तरीके से चले. आप रिसोर्सेज का वेस्ट ना करो, जितना हो सके उतना रिसाइकिल करो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूजेज करो. अननेसेसरी पंखा लाइट मत जलाओ, कचरा मत फैलाओ, जितना हो सके एयर कंडीशनर्स का कम इस्तेमाल करो. ठीक है. So this was the 6th session which was conducted from 26 Feb to 1st March in Nairobi, Kenya. Resolution was supported by all participating states. Concept of life इसमें डिस्कस किया गया, that is lifestyle for environment. कि आपको अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनानी होगी कि आपकी लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. देख रहे हो ना, डॉगी भी इनके साथ बैठा है टेबल. So this is environment friendly lifestyle. Accept anyone who comes towards you. दौड़ता हुआ बैल आ रहा हो तो उसके सामने भी हाथ फैला देना.
तो दिस इज़ पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, टिपिकली आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को पालन करना होगा, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए आया है। अगर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो उनको क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स से के थ्रू आप इजीली फाइनेंस ले सकते हो। ये स्टेप पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया गवर्नमेंट का, क्योंकि कंपनीज़ बहुत सेल्फिश होती हैं, इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उनका मोटिव होता है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। और कंपनी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहाँ से मिलेगा? फाइनेंस से। अब बोला गया कि अगर तुम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हो वॉलंटरीली तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू फाइनेंस लेना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हो सकता है इंटरेस्ट रेट में भी कंसेशन मिले, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे मक्खियों को ललचाने के लिए शक्कर डालते हैं, वैसा ही है। सो पर्टिकुलरली इनिशियल फेज में बोला गया कि इट विल फोकस ऑन वॉलंटरी ट्री प्लांटेशन ऑन द डिग्रेडेड लैंड, मतलब जो ऐसा लैंड है जो डिग्रेड हो चुका है, वेस्ट लैंड है, वाटरशेड एरिया है, उन पे बोला गया कि आप ट्रीज उगाओ, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट्स आर सेपरेट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स अंडर द कार्बन ट्रेडिंग स्कीम 2023. Governance structure managed by the steering committee with members from various ministries, departments and experts. ICFRE role, Indian Council for Forestry Research and Education, जिसको बोला जाता है ICFRE. It is the designated GCP administrator, ठीक है। Digital process, GCP includes a dedicated web platform. इसके अंदर एक वेब प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप स्मूथ तरीके से रजिस्ट्री कर सकते हो। मेथडोलॉजी, गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, मॉनिटरिंग, सारी चीज़ें जो हैं GCP के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे आके ऑफिशियली ये वाला चैप्टर होता है फिनिश, लेकिन अभी तुम जानते हो कि 4 अक्टूबर को 56 फाउंडेशन डे हुआ है इंस्टीट्यूट का, हाँ या नहीं? ये आपकी बुक में नहीं है 56 फाउंडेशन। हम लोग एक बार डिस्कशन कर लें 56 फाउंडेशन डे का, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। क्या आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है? यस, ठीक है। सो 56 फाउंडेशन डे ऑफ ICSI हेल्ड ऑन 4th of October 24 एट वेयर? न्यू दिल्ली। चीफ गेस्ट कौन था? श्रीमती अनुप्रिया पटेल, जानते हो इनको? आगे लिखा हुआ है, मैंने तुमसे कहा था मिनिस्टर्स की लिस्ट लर्न करने के लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर कौन आया था? 55th में कौन आया था? और बस, और कोई नहीं था? नहीं, यस, ये 2 लोग थे इस बार, अनुप्रिया पटेल, ठीक है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके इवेंट की। जो मेंबर्स दिल्ली में मौजूद होंगे उन्होंने डेफिनेटली इसको अटेंड किया होगा। CSB नरसिम्हन का बोर्ड भी है, देख पा रहे? कौन है CSB नरसिम्हन? चेयरपर्सन। 56 फाउंडेशन डे में स्पेशल गेस्ट कौन थे देखें अपन? श्री हरविंदर सिंह, इंडियन पैरालंपिक आर्चर, इनका नाम आपने सुना होगा, हरविंदर सिंह जी का, एंड गोल्ड मेडलिस्ट पेरिस पैरा ओलंपिक्स इन 2024, ठीक है। मिस अंजलि देवी, गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड बॉकिया चैलेंज कायरो 2024। पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में फ़र्क क्या होता है?
पैरालंपिक्स स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए होता है और ओलंपिक्स इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। 56th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ ICSI हेल्ड ऑन 4th of October। ये देख लो, जैसे अपनी क्लास फोटोग्राफ हुआ करती थी स्कूल में, याद है? अपन सब आके खड़े हो जाते थे लाइन में। अब हम पढ़ें एक बार कि उन्होंने क्या कहा, हाइलाइट्स क्या थे फाउंडेशन डे के। सो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने बोला कि सस्टेनेबिलिटी हैज़ अ लॉट ऑफ रेलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम्स। 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, दैट इज़ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। तो जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पर्सनल लेवल पे रिलेटेड नहीं है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड इन सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। कैन फ्लरिश ओनली व्हेन द राइटली गाइडेड बाय गवर्नेंस प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरीज। मतलब सबसे ज़्यादा रोल आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। The Institute of Company Secretaries celebrated its 56th Foundation Day on Friday, October 4, 2024 in New Delhi on the theme, ये important चीज़ें हैं, on the theme Governance for Sustainable Growth. In the August presence of Srimati Anupriya Patel, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India. The event also witnessed the presence of Pride of the Nation, Shri Harvinder Singh, Indian Paralympic archer and gold medalist, Paris Paralympic 2024, and Miss Anjali Devi, who is also a gold medalist, World Brochia Challenger Cairo 2024. आज से पहले इनका नाम सुना था तुमने? नहीं? हरविंदर सिंह जी का तो सुना होगा। चलो अंजलि देवी का नहीं सुना होगा, बट हरविंदर सिंह जी का तो सुना ही होगा ना? नहीं? Excerpts from the speech of Srimati Anupriya Patel, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers. क्या बोला उन्होंने? Sustainability has a lot of relevance in the present times. 3 pillars are there, again, economic, social and environment, and can flourish only when rightly guided by the governance professionals like company secretary. Government wants ICSI and its members to partner in realizing the aspirations of becoming Viksit Bharat. तो जो विकसित भारत एट 2047 है, ICSI कह रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ICSI भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरीज अंडरस्टैंड बेस्ट दैट द इमेज ऑफ अ कंट्री इज़ मच बिगर देन प्रॉफिट एंड टर्नओवर। तो बोला जा रहा है कि सिर्फ तुम एक ऐसे प्रोफेशनल हो जिसमें ये अकल है, उसे मालूम है कि कंट्री की इमेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट एंड टर्नओवर। थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन के लिए आगे देखिए क्या लिखा है। स्पेशल सेशन विद श्री हरविंदर सिंह, अंजलि देवी focused on the journey of the two, highlighting their countless hours of practice, unwavering story of dedication, indomitable spirit and their relentless pursuit of excellence. Leaders from trade and industry, senior corporate professionals, corporate directors, senior officers from the government, former president and secretaries of ICSI, ICSI members, students and employees attended the event. सिर्फ तुम्हें नहीं बुलाया गया. That was telecasted live on ICSI social media handle for stakeholders in India and abroad. क्या तुमने लाइव करके देखा था इवेंट? कैसे नालायक हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो उसी के इवेंट्स नहीं देखते. Guidance note on loan to directors and loan investment, issue of guarantee security by companies, section 185 and 186, and ICSI biannual progress report. साल में 2 बार प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है इंस्टीट्यूट की कि कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ. तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये भी रीड करके जाना है, ठीक है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट है, अक्टूबर में ही हुआ है. सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस. ओके, क्या चलिए चलते हैं. टुमारो वी विल डू द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5.
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।